हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो इंग्लिश ग्रामर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तब सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखिए और जो जो चीज़ यहाँ बताएंगे उन सारे चीज़ों को आप लिखते जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की ओर। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है? तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केस पढ़ाएंगे, उसके बाद नॉन एंड नंबर पढ़ाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद टाइम एंड टेंस, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद कंजक्शन, वॉइस, नरेशन एंड प्रीपोजिशन। इन सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद रिमेंबर वाले पार्ट्स यानी याद करने वाली चीजें, ये सब इस पे काम करेंगे, जिसमें पहला है इडियम फ्रेजेज, दूसरा OWS, तीसरा सिनोनिम्स, चौथा एंटोनिम्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में एंटो और सिनोनिम्स को साइनो कहते हैं, पांचवा मिसस्पेल्ट और छठा फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहले हम इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे बारी बारी से, उसके बाद अंत में इन सारे टॉपिक को करवाएंगे। तो आज हम आर्टिकल्स चालू करने वाले हैं। तो मेरा पहला हेडिंग रहेगा आर्टिकल्स। सबसे पहले हेडिंग देते हैं आर्टिकल्स। तो हेडिंग देते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल्स का कोई हिंदी होता है? जैसे नॉन का संज्ञा होता है, प्रोनाउन का सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव का विशेषण होता है, वर्ब का क्रिया होता है और एडवर्ब का क्रिया विशेषण होता है। तो उसी प्रकार क्या आर्टिकल्स का हिंदी हो सकते हैं? तो नहीं, आर्टिकल्स का कोई हिंदी नहीं होता है। यानी आर्टिकल्स का नो हिंदी मीनिंग। नो हिंदी मीनिंग, आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। ये आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स है क्या? तो ए एंड द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। अगर डेफिनेशन के रूप में पूछा जाए क्या बताइए आर्टिकल्स किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे? ए एंड द को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ये आर्टिकल्स का काम क्या है? ये कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है? तो इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। ये काम कैसे करता है? तो आर्टिकल्स जब किसी नॉन और आर्टिकल्स किसी नॉन के जब आगे लगता है तो उस नॉन को डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाने में काम आता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या हो गया? एन आर्टिकल एन आर्टिकल एन आर्टिकल इज यूज। कहाँ इस्तेमाल होता है? आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं?
यूज टू मेक a noun an article is used to make a noun definite या indefinite आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी नॉन को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने के लिए करते हैं। ठीक, अब डिफिनिट और डिफिनिट क्या होता है इसे समझते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे डिफिनिट क्या है, इनडिफिनिट क्या है। जैसे में अगर हम बोलते हैं कि ये बताइए, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, वुमन इज सिटिंग देयर, महिला वहां बैठी हुई है। अब कौन से महिला वहां बैठी हुई है? बूढ़ी है कि यंग है कि काला है, गोरा है, किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया गया। यानी वुमन के बारे में किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब वुमन तो बहुत सारे वुमन है, अब कैसा वुमन के बारे में वो बोलना चाह रहा है, तो बोला वुमन इज सिटिंग देयर, है ना, औरत वहां बैठी हुई है, औरत वहां बैठी हुई है। तो डिफिनिट है किस प्रकार की औरत है, डेफिनेट नहीं है, इसका इनडेफिनिट हो गया, इनडेफिनिट हो गया। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? डेफिनिट बनाने में, आगे समझ में आ जाएगा। तो आ वुमन इज सिटिंग देयर, आ वुमन इज सिटिंग देयर, वहां एक महिला बैठी हुई है। अब अगला सेंटेंस जो लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं, वुमन इज ओल्ड। अब उसी औरत के बारे में हम फिर से बोल रहे हैं, वहां जो औरत बैठी हुई है, औरत क्या है? बूढ़ी है। अब बूढ़ी औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वुमेन हो गया ये डिफिनिट हो गया। इस सेंटेंस के हिसाब से वुमेन क्या हो गया? डिफिनिट हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा था कि वुमन कौन सा है, कैसे है ना। लेकिन इस सेंटेंस से पता चल रहा है जो वहाँ वुमन बैठी हुई है वह कैसे है, तो ओल्ड है। अब ये क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो दा का इस्तेमाल करेंगे। इसका करेंगे तो दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब दोनों सेंटेंस को अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ओल्ड। औरत जो वहां खड़ी है, बैठी है, सॉरी, औरत जो वहां बैठी है क्या है? ओल्ड है। इसका मतलब है कि औरत यहाँ पे क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? द वुमन, द वुमन इज, द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ओल्ड। औरत जो वहां बैठी हुई है वह कैसी है? बूढ़ी है। यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो औरत है ये क्या है? डिफिनिट है। उसी औरत के बारे में कह रहा है जो बूढ़ी है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कि हु के पहले जब नॉन रहता है तो उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में आप समझ गए होंगे कि ए एन लगता है तो इनडिफिनिट होता है, जब द लगता है तो डिफिनिट होता है। ठीक, यानी किसी भी नॉन को यदि डिफिनिट बनाना हो तो द का इस्तेमाल करेंगे, और किसी नॉन को यदि इनडिफिनिट बनाना हो तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो है आर्टिकल्स
दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स की संख्या 3 होते हैं, ए एंड द, लेकिन प्रकार कितने होते हैं? 2, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट और डिफिनिट, इनडिफिनिट और डेफिनिट। और इनडेफिनिट कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन आ जाएगा इसमें? एक ए और दूसरा एन, ए और एन। ए जब बोलते हैं तो ए एन किसमें ज्यादा एनर्जी खपत हो रहा है? एन में। यानी एन जब बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो वायु में ज्यादा रुकावट पैदा कर रही है। एन, ए, ए एन, है ना? जिसमें कम रुकावट पैदा करता हो या फिर कम एनर्जी लगता हो उसे बोलते हैं बिग साउंड, बिग साउंड। तो ए है बिग साउंड और एन स्ट्रॉन्ग साउंड, स्ट्रॉन्ग साउंड। अब ए एन में कुछ डिफरेंट है तो मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है, यानी मीनिंग में कोनो प्रकार के डिफरेंस नहीं होता है। ए का हिंदी अगर एक निकलता है जहाँ पे, वहाँ पे एन भी, एन का हिंदी एक ही निकलेगा। अगर ए का कोई निकलता है तो एन का भी कोई निकलेगा, यानी मीनिंग में कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा, क्योंकि ए कहाँ पे लगेंगे और एन कहाँ पे लगेंगे ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो नो डिफरेंट मीनिंग। ए एन का नो डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इन्वायरमेंटल डिफरेंस होता है, इन्वायरमेंटल डिफरेंस होता है। अभी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे इन्वायरमेंटल डिफरेंस हम क्यों बोल रहे हैं। अब आते हैं डिफिनिट में। डिफिनिट में आ जाएंगे द, या टी एच ई, टी एच ई। टी एच ई को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। टी एच ई को कभी कभी हम दा पढ़ते हैं तो कभी कभी दी पढ़ते हैं। अब ये हमको पता लगाना है कि दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। जब दा बोलते हैं और दी बोलते हैं तो दोनों में थोड़ा सोचे कि किसमें ज्यादा एनर्जी खपत हो रहा है। तो एक बोलते हैं दा, दी, तो दी में ज्यादा एनर्जी खपत हो रहा है, यानी दी का जो ध्वनि निकल रहा है वो वायु में ज्यादा रुकावट पैदा कर रही है, इसलिए दा हो जाएगा बिग साउंड और दी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग साउंड, स्ट्रॉन्ग साउंड। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, और टी एच ई को द कब पढ़ते हैं और टी एच ई को दी कब पढ़ते हैं। बारी बारी से समझेंगे। तो नोट में करके पहले लिख लेते हैं, बीच में लिख लीजिएगा नोट में करके। पहला कि ए का इस्तेमाल जो है, एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड के पहले करते हैं और ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। ठीक,
एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले तथा ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। अब ये वॉवेल साउंड क्या है आगे हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं कि वॉवेल साउंड के पहले अगर THE लिखा हुआ हो तो दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के पहले THE लिखा हुआ तो दा पढ़ेंगे। वॉवेल साउंड के पहले THE हो तो दी तथा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले THE हो तो दा पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट यह लिखना है कि वॉवेल साउंड में कौन कौन आएंगे। तो हिंदी में जो स्वर है वही वॉवेल साउंड में आते हैं। तो वॉवेल साउंड में आ जाएंगे आ, ई, ऊ, ए, ओ, अन, आ। ये सारे के सारे वॉवेल साउंड हैं। जब उच्चारण करेंगे तो ये ध्यान देना है कि उच्चारण आ अगर आ रहा है, आ रहा है, ई इसमें से कोई भी आ रहा है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, और अगर दा रहा है तो उसे दी पढ़ेंगे। ठीक, और वॉवेल कितने होते हैं? तो वॉवेल 5 होते हैं ना। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वॉवेल के आधार पर ए एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये फेल कर जाता है। अगर इसके आधार पर हम चलेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अगर इसके आधार पर चलेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट के आधार पर हम, या फिर 3 पॉइंट के आधार पर ए एन समझ जाएंगे और दा और दी समझ जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं कि बॉय, BOY बॉय, लिखते हैं गर्ल, लिखते हैं ऑरेंज, लिखते हैं एप्पल, ऑक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको? बॉय, तो क्या आया? वाया, बाया। अब यहाँ पे बा नहीं है, यहाँ पे बा नहीं, इसका मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड आ गया है ना। इस नॉन का जो फर्स्ट लेटर है इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि आई नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगाएंगे?
ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, ए करेंगे। ए लिखेंगे, ठीक। अब गर्ल कैसे लिखा था, तो ग आएगा, है ना। तो ग इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो ए लगाएंगे। अब ऑरेंज लिखते हैं, तो आया, इसका मतलब है कि एन लगाएंगे। अब एप्पल लिखते हैं, तो ए आया, ए इसमें है, इसीलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑक्स लिखते हैं, तो आया, इसमें है ना, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो वॉवेल साउंड के नॉन के फर्स्ट लेटर का साउंड पता करना है, ठीक। तो बॉय लिखा हुआ, बॉय का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वह बा है, यहाँ पे गा है, यहाँ पे ऑरेंज यानी आ है, एप्पल ए है, ऑक्स आ है ना। तो इस प्रकार से हम ए एन का इस्तेमाल आसानी से कर लेंगे। अगर वॉवेल के आधार पर भी यह करते हैं तो आसानी से हम लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उच्चारण वेरिएशन होते रहता है। अब आते हैं इधर, अगर लिखते हैं द बॉय, द गर्ल, द ऑरेंज, THE एप्पल, THE ऑक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि THE को क्या पढ़ना है। तो जिस नॉन के पहले या फिर जिस वर्ड के पहले द लगा हुआ है, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है क्या, तो बा है। बा मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जब THE रहता है तो क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अगर THE हो तो उसको दा पढ़ेंगे। इसका मतलब है इसका उच्चारण क्या निकालेंगे, दा बॉय, दा बॉय। अब इसको क्या है, ग, इसका क्या रहा फर्स्ट लेटर का साउंड, ग। ग इसमें नहीं है, यानी वॉवेल साउंड में नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे THE को, द। यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, यानी वॉवेल साउंड आ गया, वॉवेल साउंड आ गया, तो अब इसको किसे पढ़ेंगे, THE को दी पढ़ेंगे। यहाँ पे THE को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। यहाँ भी THE को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक। तो आप आसानी से ये देख रहे हैं कि ए एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो वॉवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वॉवेल साउंड के पहले THE लिखा हुआ है तो दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के पहले THE लिखा हुआ तो दा पढ़ेंगे, ठीक। ये था टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन डेफिनिट और डेफिनिट। अब आगे चलते हैं, अब कुछ नॉन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे या फिर बीच में नॉन का इस्तेमाल हम करेंगे, तो थोड़ी बहुत हम नॉन यहाँ पे बता देते हैं ताकि नॉन में समस्या ना हो। और जब हम नॉन का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। तो हेडिंग देते हैं नॉन। नॉन मतलब क्या होता है, तो संज्ञा होता है। नॉन मतलब संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रिटिश ग्रामर के अनुसार या फिर बोला जाए कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, ब्रिटिश ग्रामर के अनुसार या फिर मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो नॉन होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।
मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन। हम लोग नॉन 5 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के साथ 3 प्रकार के दिया गया है, और उसमें काउंटेबल नॉन को कैटेगराइज कर दिया गया और अनकाउंटेबल नॉन को भी कैटेगराइज कर दिया गया 2 भाग में। तो काउंटेबल नॉन को 2 भाग में बांट दिया गया है, कॉमन नॉन कलेक्टिव नॉन और अनकाउंटेबल नॉन को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और दूसरा मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन। तो कितने हो गए? फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, और ये पांचवा यानी फिफ्थ हो गया, है ना। तो नॉन कितने हो गए? 5 प्रकार के, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन। इसका हिंदी क्या होता है? तो प्रॉपर नॉन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। अब पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे कोई नॉन प्रॉपर नॉन है? तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या फिर देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, है ना, किसी नदी का नाम हो, यानी किसी चीज का भी नाम को रखा गया है प्रॉपर नॉन में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अगर हम लिखते हैं राम, तो राम क्या है? राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। लिखते हैं इंडिया, ये हमारे कंट्री का नाम है, हमारे कंट्री का नाम है। अब लिखते हैं बिहार, ये हमारे राज्य का नाम है। लिखते हैं नालंदा, तो हमारे जिला का नाम हो गया, यानी किसी चीज का नाम है कि नहीं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं गंगा, गंगा, तो गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है, यानी किसी भी चीज का नाम हो तो उसे रखा गया प्रॉपर नाउन में। आप यहाँ पे अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी प्रॉपर नाउन हम लिखे हैं, इस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? कैपिटल में। अगर प्रॉपर नाउन हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करें, या सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करें, या फिर सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करें, जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में ही होगा। तो नोट में लिख लेते हैं
प्रॉपर नॉन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कैपिटल होता मतलब कि बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब आते हैं कॉमन नॉन में यानी जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है यानी कॉमन नॉन क्या है? तो अगर हम किसी नॉन का यदि नाम लेंगे तो वो जो नॉन है पूरे जाति का बोध कराएगा। अगर हम बोलते हैं बॉय, तो बॉय कहाँ का बॉय? अपने राज्य का बॉय, देश का बॉय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉय, कहाँ का बॉय? तो सभी जगह के यानी चाहे वो विदेश में हो या फिर इंडिया में हो, यानी बॉय के हर जाति का बोध करा रहा है ना। तो लिखेंगे बॉय। इसी प्रकार गर्ल, पूरे गर्ल जाति का बोध है ना। अब लिखते हैं गाय। कौन से गाय? इंडिया का गाय, बिहार का गाय नहीं, पूरे गाय, चाहे इंडिया का हो चाहे विदेश का हो, है ना। इसी प्रकार लिखते हैं गॉड, ईटीसी, है ना। अब बॉय लिखते हैं तो क्या हो गया? पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। गर्ल पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। काऊ पूरे गाय जाति का बोध करा रहा है। गोट बकरी यानी पूरे बकरी जाति का बोध करा रहा है। ये सारे के सारे आ जाएंगे कॉमन नॉन में। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नॉन यानी समूहवाचक में। अब समूह कैसे बनता है? तो एक या एक से अधिक चीजें मिलकर के ही समूह बनते हैं। अगर हम बोलते हैं कि टीम बनाना है, तो टीम ये जो शब्द है ये क्या है? ये नॉन ही है। टीम क्या है? एक शब्द है जो नॉन है। ये किस प्रकार का नॉन है? तो ये कलेक्टिव नॉन है। क्यों? क्योंकि टीम तभी बनता है जब एक से अधिक का समूह हो। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? टीम। दूसरा फैमिली कब बनता है? फैमिली ये जो शब्द है ये कलेक्टिव नॉन है। क्यों? क्योंकि फैमिली एक से अधिक के मिलने से ही फैमिली बनता है, सिंगल से फैमिली नहीं बनता है। फैमिली ईटीसी। इस प्रकार से बहुत सारे नॉन्स हैं जो कलेक्टिव नॉन्स के रूप में आ सकते हैं। जब हम नॉन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है क्या? किसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन? तो वैसा नॉन जिससे हम फील करते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, उससे हम अनुभूति करते हैं, फील करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वह लड़का बहुत ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। किसी की अच्छाई को आप देख नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। बेईमानी को आप देख नहीं सकते हैं, बेईमानी को फील कर सकते हैं। तो जिस चीज को फील किया जाए वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नॉन में। तो अगर पूछेंगे बताइए ऑनेस्टी जो है जिसका मतलब होता है ईमानदारी, ये क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि ईमानदारी को फील किया जाता है, देखा नहीं जाता है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, बेईमानी को भी देखा नहीं जा सकता। गुडनेस लिखते हैं, अच्छाई, अच्छाई को भी देखा नहीं जाता है। ईटीसी, है ना। ईटीसी मतलब हो गया, और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आते हैं मटेरियल नॉन। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर लिखते हैं मिल्क, लिखते हैं राइस, चावल, वाइल, वाइल मतलब तेल, लिखते हैं शुगर, शुगर मतलब चीनी, वाटर, गोल्ड, ईटीसी, सिल्वर, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मटेरियल नॉन में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया नॉन का
संक्षिप्त विवरण। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक, आर्टिकल्स का प्रयोग हम कैसे करेंगे या फिर आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहले तो देख लें कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम डेफिनिट और डिफिनिट करने में इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, हेडिंग रहेगा यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं एन। एन, तो एन का प्रयोग जब भी करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कहने का मतलब है कि वैसा काउंटेबल नाउन जो सिंगल हो और उसे गिना जा सके, है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल और नाउन। या तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों सेम है। ठीक, तो एन का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं बॉय, तो ये बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये बॉय जो है सिंगुलर है, तो कितने लड़के हैं, एक लड़के हैं। अब लिखते हैं गर्ल, लिखते हैं एप्पल, या फिर लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। अब ये बताइए कि एक और लिखते हैं ऑक्स, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल होगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, ये भी 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 सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, क्योंकि प्लूरल नहीं बना हुआ। ठीक, तो ये हो, इसका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, बा, इसका मतलब लगाएंगे ए। ग यानी ए इसका मतलब एन। ओ इसका मतलब एन। ऑक्स इसका मतलब क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक, दूसरा, कभी भी हम एन का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एन का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एग्जाम्पल में अगर देते हैं इसी का प्लूरल बना देते हैं। ठीक, अगर लिखते हैं बॉयज, लिखते हैं गर्ल्स, लिखते हैं एप्पल्स, लिखते हैं ऑरेंजेस, लिखते हैं ऑक्सेस। अब ये सारा का सारा कौन सा नाउन हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब इसके पहले हम, हालांकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लग रहा था, लेकिन अब प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो अनकाउंटेबल नॉन दो भाग में बांटे थे, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन। तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले भी अगर ए एन लिखते हैं तो आप गलत लिख रहे हैं। कभी भी अनकाउंटेबल नॉन के पहले ए या एन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे में अगर कोई लिखता है, ये लिखा हुआ है वाटर, लिखा हुआ वाइल, लिखा हुआ है शुगर, मिल्क, गोल्ड, क्या इसके पहले हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके पहले ए का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन भी कैसा है, तो मटेरियल नॉन में आता है। वाइल लगना चाहिए था एन, लेकिन अनकाउंटेबल नॉन होने की वजह से यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे ए होना चाहिए था, लेकिन अनकाउंटेबल नॉन के होने की वजह से ए का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ भी ए का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ भी ए का इस्तेमाल नहीं होगा। अब नोट में करके लिख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नॉन, जितना भी अनकाउंटेबल नॉन है उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर प्लूरल बनाया जाए तो कुछ कुछ ऐसे नॉन होते हैं जिनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो नीचे नोट में करके लिखेंगे, नोट में करके लिखेंगे कि अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन प्लूरल बनाने पर कुछ शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे में अगर हम लिखते हैं कि वर्क, ये काम, काम क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। काम क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। तो हिंदी में कार्य इस प्रकार से लिखाता है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल तो बन गया, लेकिन कार्य के कार्यों नहीं हुआ, कार्य के कार्यों नहीं हुआ, इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो वर्क मतलब काम होता है, तो वर्क्स मतलब हो जाता है कृतियां यानी रचनाएं, रचनाएं। हिंदी में कार्य होता है, हिंदी में कार्य का प्लूरल भी बनता है, हम इसका कार्य का कार्यों लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है। अब लिखते हैं आगे, वाटर। वाटर मतलब सब जानते हैं कि पानी होता है। अब पानी का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग में चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा समुद्र या फिर जल क्षेत्र, जल क्षेत्र। ठीक। अब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक। लिख दे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर जानवे करते हैं, है ना।
तो फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर्स नहीं करेंगे। मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप मिल्क्स नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, अब वाइल लिखा हुआ है तो वाइल का वाइल्स नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये तो ए एन का हो गया यूज। क्या जिस प्रकार से ए एन का इस्तेमाल किए हैं, क्या उसी प्रकार से द का इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही एन का इस्तेमाल होता है, तो क्या द का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होगा? तो ऐसा नहीं होता है। ए एन का इस्तेमाल में ही केवल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। लेकिन द का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है। अब हेड यहाँ पे लिखते हैं द के लिए, यूजेज ऑफ द। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ द। क्या ए एन जिस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या उसी प्रकार से द पर भी लागू करेंगे? तो नहीं। द का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं THE, ठीक, द। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, अगर हम लिखते हैं वोमैन, ये क्या है, सिंगुलर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वोमैन हु इज सिटिंग देयर इज ओल्ड, औरत जो वहाँ बैठी हुई है कैसी है, बूढ़ी है। इसका मतलब है कि औरत डिफिनिट हो गई, तो द लगेगा। और जब द लगा रहे हैं तो किसके आगे लगा रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा रहे हैं। ठीक, अब आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, किस क्लास के स्टूडेंट के बारे में कहना चाह रहा है? तो इस क्लास के, इस क्लास मतलब कि फिक्स क्लास है, इसी क्लास के, मतलब हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के स्टूडेंट के बारे में चर्चा है। तो पूरे दुनिया के क्लास के स्टूडेंट के बारे में तो नहीं कर रहा है, जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास के, है ना। तो जिस क्लास में पढ़े वो तो डिफिनिट है, इसमें रहने वाला स्टूडेंट क्या रहेगा? डिफिनिट रहेगा, डिफिनिट रहेगा। इसका मतलब है कि हम द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाउन क्या है, डिफिनिट हो रहा है। तो डिफिनिट बनाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। ये द हम किसके आगे लगा रहे हैं? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम द लगा रहे हैं। ठीक, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाए हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द लगाए। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले द देखते हैं। और हम लिखते हैं वाटर, वाटर ऑफ द गंगा, कौन से नदी की पानी? तो गंगा नदी की पानी, गंगा नदी की पानी।
सतलुज नदी की नहीं, सिंधु नदी की नहीं, गंगा नदी की पानी। तो ये पानी जो है ये डिफिट हो गया क्योंकि ये गंगा नदी के पानी की भी चर्चा कर रहा है, ना कि यमुना या ना कि सरस्वती या ना कि सतलुज, है ना। तो ये वाटर क्या है, तो डिफिनिट है। डिफिनिट बनाने के लिए हम उस नॉन के पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का। अब जिस नॉन के पहले हम दा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैसा नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन है। इसका मतलब है कि हम दा का इस्तेमाल, THE का इस्तेमाल, दा का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं। हम लिखते हैं गोल्ड ऑफ दिस रिंग। तो कौन से रिंग की गोल्ड है, इस रिंग की गोल्ड है ना, यानी डिफिनिट है। इसका मतलब गोल्ड भी क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, द गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए द गंगा लिखे हैं, ये गंगा कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन है। अब प्रॉपर नॉन के फर्स्ट लेटर किस में लिखे हैं, कैपिटल में लिखे हैं, क्योंकि प्रॉपर नॉन को आप या तो सेंटेंस के शुरू में लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, चाहे अंत में लिखिए। जब भी लिखना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में ही लिखना है, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ आज हम पढ़ाए हैं उन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की दिक्कत